हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंजारा ये जोन में। आज हम डिस्कशन करेंगे पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड प्रीलिम्स 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू है ना, यूपीएससी के 2025 के 2015 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2015 के। आइए देखते हैं विस्तार से। तो पीवाईक्यू है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, सीएससी का। आपको इसी को सॉल्व करना होगा, इसी पर है ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए बेहतर होगा कि किस तरह का सवाल पूछा जा रहा है ना। यहाँ से आप सब्जेक्ट वाइज कवर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्योंकि ये सेक्शन सेट ए का है, तो आप उसी हिसाब से अगर आपके पास अगर सेट बी है तो आप उस तरह भी बना सकते हैं। तो सेट ओ को डाउनलोड कर सकते हैं साइट पे जाके, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए योजना से पूछा गया है ना, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में पूछा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी, है ना। किसके लिए प्रारंभ की, देखिए कथन पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करना। बिल्कुल, आवास से तो इसका संबंध था ही नहीं, है ना। पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता एसएचजी से भी नहीं है। जब आप इकोनॉमिक्स के पेपर को सॉल्व करेंगे, है ना, खासकर किसके बारे में, जब हम योजना को पढ़ेंगे बहुत सारे, है ना, प्लानिंग को पढ़ेंगे, तो उसमें ये कवर होगा, है ना। तो ये है ही नहीं। तो ऑप्शन सी देखते हैं क्या है कि देश में वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में पूछा है। तो यानी इसको प्रमोट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही ये क्या है, बिल्कुल उद्देश्य ही यही था। एक है सी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 14वें वित्त आयोग, है ना, अभी 16वां वित्त आयोग आ चुका है। 14वां वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना, ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पूछा क्या है कि सही बताना है, कहीं कहीं नहीं भी रहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसने केंद्रीय विभाज्य पूल में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा, है ना, जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो टैक्स का जो डिवीजन होता है ना, फाइनेंस कमीशन करती है। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल में है, ठीक है। मिलने वाला 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। तो अगर हम पढ़े तो ये कर दिया गया 14वें वित्त आयोग में किया गया था, है ना। अगर 15वां अगर फाइनेंस कमीशन की बात करें, इसमें जो रिकमेंडेशन आया था उसमें कितना कर दिया गया है, 41 कर दिया गया। अभी जो अभी 16वां वित्त आयोग आया है, अभी उसमें इस तरह का कोई, है ना, टर्म और कंडीशन को डिफाइन नहीं किया गया है। तो आइए नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं। इसने विशेष तौर पर सेक्टरों से जुड़े अनुदानों से संबंधित, है ना, ये पूछा है कि जो सेक्टर होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर के बारे में, है ना, अनुदान ग्रांट से संबंधित सिफारिशें की है। बिल्कुल नहीं, इसका काम ही नहीं है ये चीजें करना, है ना। ये बजट का काम है अलग अलग सेक्टर के बारे में सिफारिश करना। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 2 का। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कि हाल ही में समाचारों में आई फोर्टालेजा उद्घोषणा निम्नलिखित में से किसके मामलों से संबंधित है। देखिए इसमें दिया है आसियान के बारे में, ब्रिक्स है, ओईसीडी है। ये ओईसीडी जानते हैं आप, ओईसीडी जो है ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट है ना, एजुकेशन से बेस्ड है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये, और डब्ल्यूटीओ वाला ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है, ये ब्रिक्स होगा। क्या होगा, ब्रिक्स के बारे में उस समय, है ना, ये चर्चा में था करंट अफेयर में। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि किसी देश की कर से जीडीपी के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है। अगर किसी भी देश की जीडीपी की अगर रेशियो में कमी होगा तो किस चीज को डिफाइन करेगा, ये चीज पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। आर्थिक वृद्धि धीमी होगा, बिल्कुल, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगा उसका वो धीमी होगा, ये तो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का कम सामूहिक वितरण होगा, बिल्कुल। देखिए राष्ट्रीय आय का क्या सामूहिक इक्विटेबल वितरण होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा। 2 एलिमिनेट हो गया। अगर आप 2 को यहाँ एलिमिनेट करते हैं तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। बी को भी एलिमिनेट कीजिए, है ना, सी भी एलिमिनेट हो गया आपका, डी तो ऑप्शन है ही नहीं, तो ए इज द राइट आंसर, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। आइए फिफ्थ नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। ज्योग्राफी से सवाल है कि उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता, इसका क्या कारण है। तो क्या कारण है बताइए आपको, कि समुद्री पृष्ठों के जो ताप है वो निम्न होते हैं। बिल्कुल, यहाँ पूछा है कि उत्पन्न नहीं होते हैं, नहीं कारण बताना है आपको।
तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट ऐसा तो होता ही है ना। देखिए बी क्या पूछा है कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन के बारे में पूछा है। क्या विरलें होती है? तो यही ऑप्शन क्या है आपका राइट है। ये गलत है, ऐसा होता ही विरल होता ही नहीं है, बल्कि क्या होता है प्रबल होता है ना। फिर पूछा कि कोरियोलिस बल अत्यंत दुर्बल होता है, ये तो राइट है। उन क्षेत्रों में भूमि मौजूद नहीं होती है। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर। 5 नंबर का आपसे 6 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। भारत के राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को इंगित करता है, यानी सबसे ईस्ट में बताना और सबसे वेस्ट में बताना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, बताइए आपको कौन सा है। यहाँ पे असम, क्या असम है? बिल्कुल नहीं है ना। फिर पूछा है क्या अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, है ना। फिर पूछा है क्या असम और गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश आपका सबसे ईस्ट में हो जाएगा और ये गुजरात। आप देखिए बेसिक बिल्कुल एनसीईआरटी के 6 सतह से पूछा गया सवाल है ना। इसीलिए बार बार बोला जाता है कि एनसीईआरटी को कवर कीजिए। आइए 7th क्वेश्चन पे क्या है देखते हैं। पॉलिटी से सवाल है डीपीएसपी से कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है ना। बिल्कुल व्याख्या करता है ना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है डीपीएसपी, है ना, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का बात करता है ना। आइए देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि इन तत्वों में अंतर्विष्टि, है ना, उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल नॉन जस्टिसेबल है। ये किसी आप इसके थ्रू मतलब मान लीजिए सरकार अगर मिड डे मील स्कीम चला रहा है स्कूल में, तो आप चाहेंगे कि नहीं हम इसको किसी कोर्ट में लेके चले जाएं, यानी किसी जुडिशरी में ये क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, बिल्कुल इन्फोर्सेबल नहीं है, यानी ये लागू नहीं होता है। सी इज द राइट आंसर, है ना, सही पूछा था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 8 नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, इंडेक्स पूछा है ना। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? कोयला उत्पादन को, विद्युत उत्पादन को, उर्वरक उत्पादन को या इस्पात उत्पादन को? तो बताइए किसको दिया गया है, इसमें सर्वाधिक पूछा है। तो अभी है ना, अब कोई कोयला मार के चले जाएगा, क्यों, उसको भी दिया गया है, लेकिन पूछा क्या है, सबसे अधिक पूछा है ना। तो आपको ये बनाना है। तो इलेक्ट्रिसिटी को दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को दिया गया है। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर पे क्या है। 9th क्वेश्चन का सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है, अनूठा नहीं बल्कि अंगूठा, अनूठा लिखा है। वह एक प्लवमान यानी फ्लोटिंग यानी पानी में तैरता हुआ पूछ रहा है, वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता, बिल्कुल प्रोस्पेरिटी बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देता है। तो आपको बताना है कौन सा है। भीतरकनिका नेशनल पार्क बिल्कुल नहीं है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क बिल्कुल यही है, ये मणिपुर में है, आपको देखना है ना, वीडियो में भी देख सकते हैं। आइए 10 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, देखिए हिंदी का वर्ड कितना कठिन यूज किया गया है, इसीलिए कभी भी आप पेपर को देखिए तो सबसे पहले क्या देखिए, उसका इंग्लिश वाला, अगर जहाँ कठिन पे अगर लग रहा है हिंदी, तो आप इंग्लिश में जरूर देखें। देखिए इंग्लिश में कितना आसान है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के बारे में पूछा है। एनआईएफ के बारे में बहुत चर्चा में था, मतलब कौन सा कथन सही पूछा है एनआईएफ के बारे में 10 नंबर पे। एनआईएफ केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है, बिल्कुल ये स्वायत्त इसकी संस्था है। सेकंड स्टेटमेंट में पूछ रहा है क्या, एनआईएफ अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। देखिए ये एक्सट्रीम वर्ड है, अत्यंत उन्नत पूछा है और विदेशी भी है, तो गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। आइए 11 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। कृषि में नाइट्रोजनी उर्वरकों के अत्यधिक अनुपयुक्त का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी अप्लाई करना, उपयोग का क्या प्रभाव हो सकता है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नाइट्रोजन यौगीकरण सूक्ष्म जीवों या नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पूछा है। का मिट्टी में प्रचुरवर्धन, है ना, हो सकता है, बिल्कुल क्या होता है ऐसा फिक्सिंग, बिल्कुल नहीं होता है। मिट्टी की अम्लता में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि सही पूछा है ना, बिल्कुल अम्लता में बढ़ोतरी होती है। भौम जल यानी भौम जल नहीं बल्कि
है ना, ग्राउंड वाटर के बारे में बात कर रहा है, उसको हिंदी में ही बोलते हैं। नाइट्रेट का निक्षालन हो सकता है, लीचिंग, है ना, बिल्कुल होता है। तो 2 एंड 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी द राइट आंसर। अभी 12 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN के बारे में पूछा है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पूछा है। तथा वन्य प्राणी जात एवं वनस्पति जात की संकटापन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स के बारे में पूछा। आपको साइट का देखिए फुल फॉर्म भी दिया हुआ है इसमें। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा के बारे में पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है देखिए, क्योंकि 12 नंबर का है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। तो ये बिल्कुल IUCN नहीं है सर, है ना, UN का अंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक स्वायत्त एजेंसी है। ठीक, और साइट से जहां तक है तो अब साइट के बारे में पढ़िए। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है, बिल्कुल चलाता है। IUCN आप पढ़ते हैं ना, IUCN के एंडेंजर्ड लिस्ट में है ना, वल्नरेबल है ना, ग्रुप में है। तो ये IUCN नहीं करता है, यह नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है ये। साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से अबाध्य कर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन ये कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है, बिल्कुल ये किसी विधि का स्थान नहीं लेता है। इसका आंसर क्या होगा? बी इज द राइट आंसर, 2 एंड 3। अगर आप एक को एलिमिनेट करते हैं, देखिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया आपको, है ना, एक के बारे में अगर आपको जानकारी है तो सी भी एलिमिनेट हो गया, डी भी एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, है ना, बी इज द राइट आंसर। आइए 13 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत, है ना, को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है, यानी कौन अप्रूव्ड करता है, यानी कौन मंजूरी देता है, ये पूछा है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति क्या ये करता है? ये कृषि लागत एग्रीकल्चर कॉस्ट और प्राइस आना कमीशन करता है, बिल्कुल। जब MSP को पढ़िएगा आप तो ये आपके फ्रंट लाइन पर ये मिलेगा, ऐसी चीजें, है ना, कौन सी आयोग क्या करता है, या आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति का क्या काम है ना। आइए 14 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्वत्य प्रतिधाराओं इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के बारे में पूछा है। पूर्वमुखी भूमि, है ना। देखिए हिंदी का जो वर्ड है ना बहुत कठिन है दोस्तों, थोड़ा हम यही कहते हैं कि इंग्लिश वाले को देखिए, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश आपको जानना बहुत जरूरी है इसमें, है ना, इस खासकर इस परीक्षा में, क्योंकि आपको 300 मार्क्स के जो होंगे 75 मार्क्स वहां भी लाना है मेंस में, फर्स्ट पेपर में। प्रवाह की व्याख्या किससे होती है पूछा है 14 नंबर पे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन से होगा, है ना। आइए 15 नंबर पे देखते हैं। एक तरफ तीर्थ स्थान पूछा है ना, टूरिस्ट तीर्थ स्थान के बारे में पूछा है, एक तरफ वहाँ का लोकेशन दिया हुआ है। तो आपको बताना श्रीशैलम क्या नल्ला मल्ला पहाड़ियों में है ये, है ना, तो बिल्कुल नल्ला मल्ला के पहाड़ियों में ही है ना। अंकटेश्वर मंदिर पूछा है, अंकटेश्वर पूछा तो सतमाला पहाड़ियों में है अंकटेश्वर मंदिर, बिल्कुल नहीं, अंकटेश्वर ये सतमाला के पहाड़ियों में नहीं है, अगर बात करें तो। और पुष्कर के बारे में पूछा, पुष्कर क्या महादेव पहाड़ियों में है? बिल्कुल ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था ये। उसके बाद हिस्ट्री का सवाल है ये, रोलेट सत्याग्रह के बारे में पूछा है ना। 16 नंबर, 16 नंबर पे पूछा क्या है कि रोलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछा है। रोलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, है ना, तो बिल्कुल राइट है ये। रोलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था, बिल्कुल ये भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रोलेट सत्याग्रह के साथ साथ हुए। अब बताइए, अगर साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो इसका टाइमिंग क्या है? 1927, है ना, और विरोध प्रदर्शन पूछ रहा है तो 1909 में है ये, हालांकि इसी एक्ट के तो 10 साल बाद उसको आना था, तो ये टाइम लाइन ही बिल्कुल अलग है दोनों का। थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग हो जाएगा। अब थर्ड को अगर एलिमिनेट कीजिए तो यहाँ देखिए सी एलिमिनेट हो गया, डी एलिमिनेट हो गया,
बी इज द राइट आंसर। आइए 17 पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके, है ना, किनका इबोला विषाणु के प्रकोप के लिए हाल ही में समाचारों में बार बार उल्लेख हुआ है, किस देश के बारे में पूछा है। तो 17 नंबर पे आपको उस समय था ये, है ना, करंट अफेयर में, गिनी, सियरा लियोन, लाइबेरिया। आपको बताना है कि ये किस कंटिनेंट का देश है ना, कौन सा कंटिनेंट में आता है। आइए 18 नंबर पे देखते हैं। ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करने वाली शक्ति संयंत्रों से प्राप्त फ्लाई ऐश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ना। 18 नंबर पे फर्स्ट स्टेटमेंट क्या पूछ रहा है, फ्लाई देश एक उपयोग भवन निर्माण के लिए ईंटों का उत्पादन में किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लाई ऐश का उपयोग कंक्रीट के कुछ पोर्टलैंड सीमेंट अंश के स्थानापन्न, देखिए स्थानापन्न का जो ये क्या लिख दिया, हिंदी लिख दिया रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट होगा नहीं, क्या होगा इसका जगह, देखिए रिप्लेसमेंट क्या है कि इसके जगह कोई एक स्थान आ गया, लेकिन अगर जो दूसरा चीज आया है, क्या उस चीज को रिप्लेसमेंट की जगह उस तरह का काम कर पाएगा, नहीं। देखिए स्थानापन्न का जो इसका इंग्लिश होगा पता है क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट में ले लीजिए, अगर हम कॉफी पीते हैं, है ना, कॉफी की जगह नहीं है तो चाय, क्योंकि उसका वो सब्स्टिट्यूट है। तो रिप्लेसमेंट एक गलत है बिल्कुल, कहीं ना कहीं यूपीएससी इस चीज को गलत लिखा गया है ना इंग्लिश में। छोटी छोटी चीजें आप देखिए जाके इंग्लिश में क्या लिखा है, इसको के रूप में किया जा सकता है। तो दो भी राइट है। फ्लाई ऐश केवल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, केवल जहाँ पे आया उसको एलिमिनेट कीजिए, है बिल्कुल एलिमिनेट हो गया। इसका आंसर क्या होगा, ए इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 19 नंबर पे क्या पूछा गया है, भारत में पाए जाने वाले स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही पूछा है। ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, शाकाहारी नहीं है ये, कैंसा है ना, ये शाकाहारी नहीं है। तो ये गलत हो गया, अगर एक को एलिमिनेट कीजिए, देखिए सब एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, 1/3। 1/3 में आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी ही होगा, है ना। 19 के बारे में पूछा है, तो आइए देखते हैं और क्या क्या पूछा गया है। क्या पूछा है कि यह भारत के पूरे समुद्र तट के साथ साथ पाया जाता है। जी नहीं, समुद्र तट के साथ नहीं पाया जाता, ए शाकाहारी है, बिल्कुल सही है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, है ना, वाइल्ड लाइफ, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अनुसूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया है, बिल्कुल विधिक संरक्षण है, क्योंकि जहाँ पे 1972 का एक्ट आया तो वो विधिक तो हो ही गया, है ना। 1/3 इज द राइट आंसर। 19 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए 20 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे, है ना, आर्थिक इकोनॉमिक, है ना, क्रिटिसाइजर था, उस समय की बात कर रहा है उपनिवेशवाद। अगर हम देखें नाम है क्या, दादा भाई नेहरू, तो आपको समझ में आना चाहिए 1857 की क्रांति से, है ना, थोड़ा और का समय है, 1860-62 के समय का समय है ना, दादा भाई नेहरू, है ना। हम हिस्ट्री में, है ना, पढ़ते हैं स्टेट के बुक में कि सिर्फ दादा भाई नेहरू, लेकिन देखिए किन लोगों का नाम है, जी सुब्रमण्यम अय्यर का नाम है, और आर.सी. दत्त, बिल्कुल तीनों होगा। ये तीनों जब इकोनॉमिक्स के जो है ना, जो अगर ग्रेजुएशन किया है, पेपर में पढ़ा है इसको, तो तीनों का नाम बिल्कुल तीनों के अर्थशास्त्री है ये, डिटेल में दिया हुआ, आर.सी. दत्त, डी तीनों 1 and 2 3, डी इज द राइट आंसर। आइए 21 पे देखते हैं क्या, 21 पे क्या पूछा है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट आवधिक रूप निम्नलिखित में से कौन जारी करता है। इकोनॉमिक्स का सवाल है, इकोनॉमिक्स से आपको जितने भी रिपोर्ट पूछे गए, चाहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, कहीं से भी हो, मतलब अगर ये क्या कहते हैं, एक अनकैडेड भी जारी करता है ना। नीति आयोग कौन सी रिपोर्ट भारत में जारी करता है, तो नीति आयोग से पिछला बार भी पूछा है कि ग्लोबल 2025 की अगर हम बात करें, अगर पेपर सॉल्व करेंगे तो बताएंगे आपको, उसमें पूछा है कि डूइंग जो बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट कौन जारी करता है, क्या वर्ल्ड बैंक जारी करता है। तो आपको, है ना, इंडेक्स से एक सवाल पूछना उसको तय है, तो आप यहाँ से कवर करके ही जाइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड विश्व बैंक हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक, है ना। आइए 22 पे देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के इंपोर्टेंट रिपोर्ट को आप कवर कर लेना है, हालांकि जितने भी रिपोर्ट है। 22 पे देखते हैं ये क्या पूछा गया है। हालांकि समय ज़्यादा हो रहा है तो इसको थोड़ा तेजी, है ना, थोड़ा जल्दी करेंगे, ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जब भारतीय रिजर्व बैंक संविधिक नकदी अनुपात, है ना, देखिए संविधिक नकदी अनुपात इसको क्या बोलते हैं, SLR इसी को बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो
को 50 आधार अंक यानी बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? 22 में पूछा गया है ना? तो देखिए क्या पूछा है, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबल दर से बढ़ेगी, है ना? तो बढ़ेगी क्या? नहीं। विदेशी संस्थागत निवेश हमारे देश में अधिक पूंजी लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को क्या करेंगे? घटा देंगे। बिल्कुल। बेसिस पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि 25 बेसिस पॉइंट करता है और 50 बेसिस पॉइंट में इकोनॉमिक्स का जब हम पढ़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी पॉलिसी का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दो अप्रोच होते हैं, तो वहाँ पे इस चीज़ को कवर किया जाता है, क्या होता है बेसिक पॉइंट, वो सब मैं आपको डिटेल एनालिसिस की बात है तो सी 10 का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 23 पे देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये पूछा है साइंस इंटेक से, है ना? नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा लक्ष्य युक्त औषधि प्रदान करना यानी टारगेटेड ड्रग डिलीवरी संभव कर दिया गया है। बिल्कुल कर दिया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी जीन उपचार यानी जीन थेरेपी में एक बड़ा योगदान दे सकता है, तो सी इज द राइट आंसर। A24 को देखते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? देखिए क्या आप पढ़ रहे हैं अब वो मायने नहीं रखता है। इकोनॉमिक्स में देखिए अगर एमएसपी को बार बार पूछा जा रहा है, उससे रिलेटेड करके उसका एक्ट पूछा जा रहा है और पढ़ रहा है पूरा दुनिया कोई और चीज, तो उसको एक होलिस्टिक अप्रोच से आप देखिए तभी होगा ना। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खाद्य उत्पाद आदेश 1956, मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973, है ना? ये एक्ट बिल्कुल छपा हुआ है अगर बुक पे अगर आप देखें तो जाके। 25 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? पूछा है, गंगा की डॉल्फिन, है ना? तो ये तो बच्चों को भी याद है ना? आइए 26 पे देखते हैं। 26 पे क्या है? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने ब्रिटिश है ना माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन, अपवंचन का मतलब होता है इवेजन, इरोजन बोलते जो भी बोलिए, की वकालत की है 26 में। बिल्कुल ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, सर्वहारा वर्ग उसको बोलते हैं दोस्तों जो किसान परिवार से है ना, जो पूंजीपति या आधिक्य वाली है ना, जो लोग होते हैं उसको छोड़ के जो आम पब्लिक होते हैं ज्यादातर, है ना, उसके बारे में बोलता है। तो अधिनायक बात बोल दिया इसके, है ना, तो कॉम्बिनेशन मैच ही नहीं कर रहा है। इसने अल्पसंख्यकों या जो माइनॉरिटीज हैं तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत करता है ना, यानी क्या कहता है सेपरेशन इलेक्शन की क्षेत्र की वकालत करता है। ऐसा तो कुछ किया ही नहीं था, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि सही पूछा था। A27 पे देखते हैं क्या पूछा, है ना। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने यानी अमेंडमेंट करने की कोई शक्ति निहित नहीं है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट यही है, तो बिल्कुल ये सही है। फिर पूछा क्या है कि राज्यसभा में अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता। बिल्कुल। राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकती। बिल्कुल यहाँ पे नहीं हो सकती क्योंकि लोकसभा में होता है बजट के थ्रू, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा है तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में है ना। I-28 पे देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है? 28 पे, है ना। 28 की बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिकता के बारे में। I-29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक कर्मकारों के लिए, है ना, उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर और इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? कौन निकालता है? तो कौन निकालता है? श्रम ब्यूरो निकालता है ना। लेबर ब्यूरो निकालता है, याद होना चाहिए आपको। 30 नंबर। आधुनिक वैज्ञानिक संस्थान यानी इसरो के बारे में बोल रहा है के संदर्भ में हाल ही में समाचारों में आए दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक कण, है ना, पार्टिकल डिटेक्टर आइस क्यूब के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ये विश्व का सबसे बड़ा बर्फ में 1 घन किलोमीटर घेरे वाली न्यूट्रोनिस, है ना, न्यूट्रोनी डिटेक्टर है। तो बिल्कुल सही है। यह डार्क मैटर की खोज के
बिल्ली बनी शक्तिशाली दूरबीन है, बिल्कुल। ये बर्फ में गहराई में दबा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ये साइंस टेक का सवाल था। 31 पे देखते हैं, देखिए एग्रीकल्चर, है ना, इकोनॉमिक्स का सवाल है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड क्या पूछा उसके बाद? फाइटो सैनिटरी मेजर्स और पीस क्लॉज शब्द प्राय समाचारों में किसके मामले में संदर्भित करता है? जब हम इंटरनेशनल क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये उसी के शब्द से जुड़ा हुआ है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, निकट क्षेत्र संचार नियर फील्ड कम्युनिकेशन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, टेक्नोलॉजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह संपर्क रहित संचार प्रौद्योगिकी है जो विद्युत चुंबकीय रेडियो क्षेत्रों का उपयोग करती है। ये नंबर पे ये पूछा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? एनएफसी द्वारा उपयोगों के लिए अभिकल्पित किया गया है, जो एक दूसरे से, बिल्कुल एक गलत हो जाएगा। संवेदनशील सूचना भेजते समय एनएफसी कोडीकरण एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, बिल्कुल करता है। तो 1 and 3 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 32 का। आइए 33 के बारे में देखिए। 2013 की अगर बात करें, ये सवाल फिर से पूछा गया है ना। ऑप्शन देकर अगर एक भी ऑप्शन अगर कहीं दिखाई दे रहा है तो वो रिपीट ही माना जाता है ना। ऑप्शन को भी रिपीट माना जाता है यूपीएससी में, क्योंकि बाई चांस ऐसा ही बनता है ना, ज्यादातर नहीं मिलेगा आपको कहीं पर। गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में ये समाचारों में आता है ना। आपको क्या पूछा है कि मध्य एशिया से आता है, दक्षिण पूर्व एशिया से आता है, मध्य अफ्रीका से आता है, तो ये कहाँ पे आता है? मिडिल ईस्ट, जिसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। इजराइल के जो समय है ना, वेस्ट बैंक है, ये वहीं का है, मध्य पूर्व एशिया में। देखिए कहाँ से माइनर चीज पूछा गया है। 34 नंबर पे देखिए आइए क्या, रुपये की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है ना, कन्वर्टिबिलिटी से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रुपये के अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को रुपये में परिवर्तित करने की स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्रदान करना, इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबिलिटी बोलते हैं। जब एक्सचेंज रेट पढ़ते हैं ना, विनिमय दर, तो उस चीजों में इसको बताया जाता है इकोनॉमिक्स में। आइए 35 पे देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय राज्य पूछा, वर्तमान क्षेत्र पूछा। चंपक क्या मध्य भारत में था? है ना, बिल्कुल मध्य भारत में ये नहीं था। ये कहाँ पे था को बताना है। दुर्ग क्या जम्मू कश्मीर में था? बिल्कुल सही है। कुल्लूत, है ना, मालाबार में था। मालाबार जानते हैं, केरल के क्षेत्र को मालाबार बोला जाता है। ये नहीं है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। आइए 36 पे देखते हैं। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां पूछा है ना, ट्रिब्यूटरीज पूछा है गोदावरी की, है ना। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, है ना। अगर 2013 की बात पर करें तो वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के बारे में पूछा है, उसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में, है ना, बताना है ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में, है ना। यहाँ पे पूछा है गोदावरी के बारे में। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार, है ना, 36 के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर क्या है? प्राणहिता और पेन्नार है ना। 3 अंडर 4 कहाँ पे है? बिल्कुल 3 अंडर 4 इसमें है ही नहीं। 3 है हालांकि, प्राणहिता और इंद्रावती 2 अंडर 3, डी इज द राइट आंसर। 37 पे देखते हैं क्या है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग में कोई विधेयक रेफर किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? आपको बताना है किसके द्वारा। उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से, बिल्कुल उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से होता है। ये नेक्स्ट देखते हैं। 38 पे क्या पूछा गया है। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन होता है ना। तो बताना है। तो देखिए अगर ज्योग्राफी पर है तो आप कॉमन सेंस से मत बना सकते हैं। उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो पश्चिम बंगाल से लास्ट में जाके जुटेगा, है ना। दक्षिण पश्चिम बंगाल है नहीं होगा। दक्षिण सौराष्ट्र, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ए 39 पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से है ना। जैनिज्म, बुद्धिज्म, एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट है ना, बार बार सवाल आ रहे हैं।
तो उस चीज़ों को आप कवर करके हमेशा जाएंगे, है ना। आप छोड़ ही नहीं सकते हैं जैनिज्म और बुद्धिज्म को, है ना। 39 पे क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। 39 पे पूछा है कि हम बुद्धों के बारे में किसका जीवन संबंध था इसमें संबंध किससे था, कौशल से है और मगध से है। तो 3 और 4 कहाँ पे है, डी इज द राइट आंसर। आइए 14 नंबर पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर, है ना, नियंत्रण करने, उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बहा करने के मुद्दे से संबंध है। किससे संबंध है, तो ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आपको बताना है कहाँ पे किस देश में हुआ है ना। 41 के बारे में बताना है। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप पूछा है ना। 41 के बारे में बिल्कुल, उपमहाद्वीप में बारूद का उपयोग की शुरुआत हुई नहीं। बारूद की शुरुआत अगर हम पढ़ते हैं तो अंगल मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान को पढ़ेंगे तो वहां भी मिलेगा। इस क्षेत्र की स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई, है ना। बिल्कुल ये भी गलत है। अगर आप मेडाइवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं तो वहां मिलेगा आपको। इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ, तो इसका आंसर यही होगा, है ना। 3 इज द राइट आंसर। 42 में देखते हैं क्या पूछा है। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसके स्थान पे की है। देखिए कितना नॉर्मल सवाल है ना। ये योजना आयोग के स्थान पर की है। प्लानिंग कमीशन, 12वां वित्त प्लानिंग कमीशन आया था जो कि लागू होना था 12 से 17 तक। हालांकि 14 में किसकी सरकार बन गई, बीजेपी की, एनडीए की सरकार। I43 में देखते हैं क्या पूछा है। आमतौर पर समाचारों में आने वाला Rio+20, है ना, सम्मेलन क्या है, आपको बताना है 43 में क्या है। इसका आंसर क्या है, यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। नॉर्मल बात है। 44 पे देखते क्या है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। देखिए बार बार कहा जाता है राष्ट्रपति में निहित होती है, तो 1 गलत हो गया इसका, है ना। 44 का प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, बिल्कुल नहीं होता है। राष्ट्रीय, है ना, कौन होता है सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, कौन, वहाँ का सचिव होता है, जो कैबिनेट सचिव होते हैं वो होता है ना। ये भी गलत, डी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं। 45 पे क्या पूछा गया है। गोल्डीलॉक्स जोन शब्द निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में अक्सर समाचारों में देखे जाते हैं। ये किसके संदर्भ में देखा जाता है, बाह्य अंतरिक्ष में, जो बाहरी है ना, अंतरिक्ष स्पेस में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज के बारे में। बिल्कुल। I46 में देखते हैं। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर पर एक अभियान संगठित किया था, सी राजगोपालचारी जी, है ना। बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 पे। इनमें से किसने कृष्णा नदी के सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपनी इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण का समस्त भूमि उस देवता की है ना। 47 में तो ये हरिहर प्रथम के बारे में बात कर रहा है। 48 के बारे में बात करें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष क्या सरोजिनी नायडू थी, आपको बताना है। कितने नंबर है, 48 नंबर है। बिल्कुल एनी बेसेंट थी, आपको याद है ना। सरोजिनी नायडू नहीं थी, ये गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, बिल्कुल, है ना। बी इज द राइट आंसर। 49 के बाद अगर बात करें, हरित जलवायु निधि ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों को सहायता देने में आशा से बनी है ना। 49 के बारे में पूछा है, बिल्कुल ए राइट है। इसे यूएनईपी, ओईसीडी, एशिया विकास बैंक और विश्व बैंक है, बिल्कुल ये सब कुछ भी नहीं है इसके लिए। ए इज द राइट आंसर। 50 नंबर पे देखते हैं। वर्ष 2014 के लिए इंदिरा गांधी शांति निःशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एक को दिया गया था, है ना। 50 नंबर पे ये पूछा गया था, करंट अफेयर का मामला है ना, आप इसको देखिएगा क्या होगा इसका आंसर। इसरो को दिया गया था। 51 पे देखते हैं क्या है। कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। इसने एक संघीय सरकार के लिए सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इसने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों का विस्तार किया, बिल्कुल गुरु, इसका काम है ही नहीं। न्यायालय खुद एक, है ना, इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसने आईसीएस में एक अधिक भारतीयों के लिए उपबंध किया, ये भी काम नहीं किया। तो इसका आंसर क्या होगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा। 52 में देखते हैं।
निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है? कौन सा नेशनल पार्क है उसके बारे में पूछा है, 52 के बारे में आपको बताना है। ये नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे आपको बताना है, ये अरुणाचल प्रदेश में है ना। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है पूछा है 53, है ना। ये क्या है, विश्वव्यापी मानवाधिकार आंदोलन है ना। बी इज द राइट आंसर। कितना नॉर्मल सब सवाल पूछे गए हैं ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के वाले सवाल पूछे गए हैं। I-54 के बारे में देखते हैं। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो धौली स्थित शिलकृत हाथी के बारे में पूछा है ना। I-55 के बारे में देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है ना। अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय, ये बिल्कुल तो अत्यंत दुर्बल प्रांतीय कर दिया था, स्थानीय राजनीतिक सत्ता कैसे हो जाएगी। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना बिल्कुल होगा। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामीदास संबंध बनाना, बिल्कुल 2 अन्य 3 बी द राइट आंसर। 56 देखते हैं। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप कार्य प्रबंध निम्नलिखित में से कौन करता है? 56 के बारे में पूछा है, तो कौन करता है? ये विश्व बैंक करता है ना। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 57 क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किनका कौन सा सदस्य पूछा है ना। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट, है ना। तो इसका आंसर केवल 3 हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। सारे गलत है। भारत किसका सदस्य है? किसी का सदस्य है, उसमें से किसी का सदस्य नहीं है। भारत में इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की उपेक्षा करता है? 58 में बताइए किसकी उपेक्षा की आयात करता है? तो ये कोकिंग कोयला की उपेक्षा करता है ना। 59 पे क्या पूछा है कि भारत के संविधान में 5वीं है ना 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? बताइए कितना नॉर्मल सवाल है ना। 59 का क्या हो जाएगा? 59 का क्या हो जाएगा? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण की बात करता है ना। 60 के बारे में ये संघ की सरकार यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। 60 नंबर पे राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। संघ सरकार के संदर्भ में पूछा है, तो बिल्कुल ये नहीं होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। सी द राइट आंसर। 61 पे देखते क्या पूछा है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? कस्टोडियन कौन है आपको पूछा है, तो कौन हो जाएगा? भारत का उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, है ना। कस्टोडियन है भाई, पावर है। आइए 62 आपको बताना है कि अभी जो 53वां 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बना है ना, कमेंट करके बताना है। आइए 62 नंबर पे देखते हैं क्या है। 62 में पूछा गया क्या, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में, है ना, गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। 62 के बारे में पूछा है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 के जल उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था, बिल्कुल सही। सही पूछा है तो बी इज द राइट आंसर। 63 में देखते हैं क्या पूछा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है ना। ये किया गया है किसके अधीन? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन किया गया है। 64 में क्या पूछा है। मेकॉन्ग गंगा सहयोग में जो 6 देशों की पहल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश प्रतिभागी इसमें नहीं है? 64 में आपको बताना है कौन कौन सा देश। देखिए ये बांग्लादेश इसमें नहीं होगा, अर्थात क्या नहीं होगा इसमें? चाइना नहीं होगा, है ना। उसके बाद थाईलैंड है, म्यांमार है, क्योंकि म्यांमार से ही निकलती है मेकॉन्ग नदी, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 125 125 कहाँ पे? डी इज द राइट आंसर। 65 को देखते हैं क्या पूछा है। समाचारों में प्राय आने वाला शब्द बेसल थर्ड समझौता, ये सरल शब्दों में बेसल थर्ड क्या है? बेसल 3 क्या है? 65 का पूछा गया, तो क्या है ये? बैंकिंग क्षेत्रों में वित्तीय और आर्थिक दबावों का सामना करने के सामर्थ्य और उन्नत करने तथा जोखिम प्रबंधन को उन्नत करने का प्रयास करता है। 66 में क्या है? देखिए आइए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं कहलाती है ना।
तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु साहित्या पछुआ हवाओं के भाग है, बिल्कुल इसलिए इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। बी द राइट आंसर। आइए 67 पे क्या पूछा गया है। 67 पे पूछा गया है आपका क्षेत्रीय सहयोग के बारे में पूछा गया, इंडियन ओशन के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई खास है नहीं इसमें, केवल पूछा ये भी गलत हो गया है ना, ये भी गलत है। 68 पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ, आपको बताना है। 68 नंबर पे पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं, ये पूछे गए। तो ये मेघालय में है ना। 70 नंबर पे देखते हैं क्या पूछा है। 17 नंबर पे, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण आता है, यानी किनके कारण आता है। सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल इसके भी कारण आता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल बिल्कुल आता है। पृथ्वी का बल, तीनों का संबंध जब है ना 7th के एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बिल्कुल फोटेज दिया हुआ है इसके बारे में, है ना। 71 पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदन उपग्रह का प्रयोग किया जाता है ना। 71 के बारे में पूछा है ना। क्या पूछा है इसके बारे में, फसल का उपज का आकलन के लिए बिल्कुल, भौम जल एंड ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्तर बिल्कुल, खनिज का अन्वेषण के लिए, ये दूर संचार के लिए नहीं किया जाता है, न कि यातायात के लिए। 1 2 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, है ना। 72 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, इनमें किसमें उपयुक्त राज्यों में से किसमें या किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। तो आपको देखना है, अरुणाचल प्रदेश पूछा है, इसमें पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं और मिजोरम में पाए जाते हैं। सी इज द राइट आंसर। 73 पे आए देखते हैं। 73 क्या पूछा, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला शब्द है ना, ई डार्क किसका नाम है। ये किसका नाम है, आर्कटिक क्षेत्र के वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भारत के अंतरजालीय वेधशाला का नाम है ना। अंडर वाटर क्या है, ऑब्जर्वेटरी है वो। 74 के बारे में क्या पूछा गया है ना, वन कार्बन भागीदारी सुविधा, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में इनके कथनों में से सही कौन सा है। ये सरकारों, व्यवसायों, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है, बिल्कुल सही है ना। देखिए 2 गलत हो जाएगा इसका, थर्ड भी सही है, तो 1 एंड 3 सीधा राइट आंसर। 75 में देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। 75 के बारे में पूछा गया है, किसको दिया गया है, उड़िया को दिया गया है और किसको दिया गया है, थर्ड भोजपुरी को दिया गया है ना। तो आपको बताना है 75 के बारे में पूछा है, देखिए सिर्फ उड़िया को दिया गया है ना, भोजपुरी को नहीं दिया गया है और कोंकणी को तो मिला हुआ है। अभी 2024 में है ना 6 भाषाओं को दिया गया है ना, पहले 5 था, अभी 6 को दिया गया है ना क्लासिकल लैंग्वेज का। आपको बताना अभी तक कितने हुए टोटल, है ना। ये नेक्स्ट देखते हैं, 76 में क्या पूछा गया है। 76 में पूछा गया कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। यह संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई है, बिल्कुल। यह महत्वपूर्ण पक्षियों जैव विविधता क्षेत्र है ना, इम्पोर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज की रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की रचना करता है, बिल्कुल 20 इज द राइट आंसर। 77 को देखते हैं, दक्षिण पश्चिम एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है। देखिए गौर से देख रहे हैं, नहीं पूछा है 77 में, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्डन नहीं है। 78 पे क्या पूछा है, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्ररूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पेसीज है ना। 78 के बारे में पूछा है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के बारे में पूछा है। 79 के बारे में,
79 की अगर हम बात करें, प्राय समाचारों में देखी जाने वाली बीजिंग घोषणा और मंच, कार्रवाई मंच, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इनमें से क्या है? तो ये क्या है कि महिला सशक्तिकरण हेतु कार्यसूची संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व सम्मेलन का एक परिणाम है ना। आपको बताना है 2025 में महिला सशक्तिकरण का जो है थीम वो क्या है, 18 नंबर में पूछते हैं। हर दिन में कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ और उजली होती है, जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है। गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की एक चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है बताना है आपको, है ना 80 नंबर पे। तो विषुवत वर्षा के बारे में चर्चा कर रहा है। आइए अब 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देखते हैं 81 पे क्या पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिछले दशक में वास्तविक है ना सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ी है। लगातार पूछ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। लगातार है, यहाँ भी गलत हो जाएगा, डी द राइट आंसर। 82 पे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद का आकार में उस राज्य की विधानसभाओं के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है ना। 82 में पूछा गया है, ऐसा कोई सिस्टम है क्या भाई साहब, आपको बताना है ना। तो ये गलत हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति के नाम निर्दिष्ट करता है, बिल्कुल नहीं। जो सिस्टम सेंटर में है ना अध्यक्ष का, उसी हिसाब से यहाँ स्टेट में भी है ना। आपको बताना है जो राज्य विधानमंडल है संविधान की किस भाग में आता है ना। 83 के बारे में बात करते हैं। भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ये उपबंध किस में किया गया है ना, पूछा है कि किस में किया गया, आपको बताना है। ये मूल फंडामेंटल ड्यूटीज में किया गया। 84 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्तम वर्णन करता है। ये किसका वर्णन करता है, देखिए जीवों ऑर्गेनिज्म का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, इसको इकोसिस्टम को ये डिफाइन करता है। 85 में क्या पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है ना। विकास, जन भागीदारी इसका काम है। राजनीतिक जवाबदेही इसका काम नहीं है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, बिल्कुल है ना। डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ही तो है ना लोकल बॉडीज को स्थापना किया गया है ना। क्या कहते हैं, फेडरेशन को जो है यूनियन को इस भागों में बांटा गया, 3 भागों में है ना। यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट दिया गया है। उसके बाद फिर लोगों की भागीदारी हो डेमोक्रेसी में, उसके लिए है ना कौन सा शेड्यूल, 11th शेड्यूल है ना। पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया। 12th शेड्यूल में क्या लाया गया, नगर पालिकाओं को लाया गया, अर्बन बॉडीज को लाया गया, म्यूनिसिपैलिटीज को लाया गया है ना। इसीलिए तो वित्तीय संग्रहण के बारे में पूछा है ना, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन के बारे में पूछा है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर वित्तीय समावेशन होता तो कहीं ना कहीं हो सकता था, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3rd, सी इज द राइट आंसर। ये नेक्स्ट देखते हैं, 86 में क्या पूछा है। 86 में आपका पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, खुली बाजार कार्रवाई, ओपन मार्केट ऑपरेशन है ना, लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट, लोक राजस्व। उपयुक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के घटक पूछे हैं। तो आपको बताना है 3 और 4 नहीं होंगे इसमें, है ना। 3 और 4 देखिए, यहाँ पर भी एलिमिनेट, यहाँ पर भी एलिमिनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, है ना। 87 पे देखते हैं, भारत में मुद्रास्फीति के संबंध में इन्फ्लेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ना। तो देखिए, घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए 88 पे देखते हैं, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, है ना। चीन, फ्रांस, भारत, इजराइल, पाकिस्तान। उपयुक्त में से कौन से परमाणु शस्त्रों के अप्रसार विश्व के नी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जिसे सामान्यतः एनपीटी के नाम से जाना जाता है, मान्यता के अनुसार परमाणु साथ संपन्न राज्य हैं, कौन कौन से हैं, 88 में आपको बताना है। तो ये चीन और फ्रांस है, 1 and 2, इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। एनपीटी के सदस्य के बारे में पूछा है ना कि
वेपन से, हालांकि भारत के पास भी परमाणु हथियार है। 89 देखिए, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठित है, बताइए। तो ये डीपीएसपी में आपको बताना है कि डीपीएसपी संविधान की किस भाग में है ना। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है ना। 19 नंबर पे पूछा है। ये पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति है ना, ये टेक्नोलॉजी है ना। 91 पे क्या पूछा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार क्योंकि बताना है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ये नेक्स्ट देखते हैं 92 में क्या पूछा है कि H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है। ये स्वाइन फ्लू के बारे में बात करता है। आइए 93 के बारे में देखते हैं। भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालय बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो इसका आंसर अवशिष्ट अपघटन, बिल्कुल ये भी नहीं है, बिल्कुल ये भी नहीं है, केवल यहाँ पर भी शब्द है तो एक्सट्रीम वर्ड है, तो डी इज द राइट आंसर। 94 पे देखते हैं क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। 94 के बारे में पूछा, तो क्या डॉलर और अन्य दुर्लभ हार्ड करेंसीज के बारे में पूछा है ना। देखिए हार्ड करेंसीज को बोलते हैं जिसका वैश्विक लेवल पर ज्यादा डिमांडेड हो, तो डॉलर का है ना वर्चस्व है अभी का टाइम में। 95 के बारे में आते देखते हैं, है ना। जब एनसीईआरटी को हम कवर करेंगे ना दोस्तों, ज्योग्राफी चल रहा है उसके बाद, है ना, इकोनॉमिक्स से कोई स्टार्ट करेंगे तब आपको बेहतर तरीका से समझ में आएगा। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होती है, के संदर्भ में उनकी कथनों पर विचार कीजिए। तो यदि शुद्ध हाइड्रोजन उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उत्पाद के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन होता है, बिल्कुल ए द राइट आंसर। इसमें ए ही सही है ना। ये देखिए यहाँ पर धारा विद्युत दे दिया है, ये भी गलत है। 96 पे देखते हैं, कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट रेफर करती है। 96 के क्या होगा, दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई, ये आंध्र प्रदेश का कलमकारी चित्रकला है। जब आर्ट एंड कल्चर को हम पढ़ते हैं, वहाँ जब हैंडीक्राफ्ट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब पता चलेगा। 97 के बारे में आइए देखते हैं। 97 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज ग्राम संकल्पना के प्रमुख उद्देश्य का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना, उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर वहन करने की लागत में, ये भी द राइट आंसर। आइए 98 पे देखते हैं क्या पूछा गया है। वर्ष प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है, घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जा सकती है ना। तो बिल्कुल राजस्व में कमी लाना बिल्कुल की जा सकती है। उपदान ये बिल्कुल 1/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किनको या किनको भौगोलिक सूचना की स्थिति प्रदान की गई है ना। भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब होता है जीआई टैग। अभी बताइए मार्बल है ना, जीआई टैग, मार्बल जीआई टैग किस राज्य को मिला है, किस राज्य का है, बताइए, कमेंट करके आपको बताना है। 99 पे क्या पूछा गया है, बनारसी जाड़ी और साड़ियों को मिला है, बिल्कुल मिला है। तिरुपति लड्डू को मिला है, बिल्कुल। राजस्थानी दाल बाटी चूरमा को नहीं मिला है ना, हालांकि अब बाद में मिल गया है अभी। आइए 100 नंबर पे क्या 100 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है ना। ये एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, बिल्कुल। ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, बिल्कुल ये भी सही है, सी इज द राइट आंसर, सही पूछा था। तो दोस्तों आपकी 2015 है ना 2015 का EPYQ था, एनालिसिस किया हमने, हाँ एनालिसिस करके अगर कहीं पर भी अगर मिस्टेक हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, सुधार किया जाएगा। और कैसा लगा ये वीडियो है ना, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके बाद अभी एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चल रहा है, उसको भी आप कवर कर सकते हैं। तो हम ये सारे सब्जेक्ट को कवर करेंगे जब ये 2013 से 2000 है ना 13 से लेके जब ये 2025 के क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम सी सेट को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।